हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे क्योंकि आपकी जो भर्ती है एसएससी जीडी 2024 वाली वो आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सभी ने देख लिया होगा कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो अब बात आती है तैयारी किस प्रकार से शुरुआत करें। और यहां पर आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आने वाली है, तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज देखिए हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपके लिए, उसके लिए ये हम लॉन्च कर रहे हैं आपका ड्रीम बैच, जो कि पूरा यूट्यूब पर होने वाला है। इसमें हम करने वाले हैं आपके लिए शानदार शानदार क्लासेज। ठीक है, इसमें क्या है, जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे आपको अंदाजा होगा कि जो पिछले एग्जाम हुए थे उन एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पैटर्न है एग्जाम का, उसका आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहां पर है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ लिया और आंसर कुछ हो रहा आपका। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन अर्थात थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा थैंक्स गिविंग उत्सव है, किसका, महाराष्ट्र का, जिसमें क्या किया जाता है, बैलों को सम्मानित किया जाता है। वो कौन सा आपका, वो यहां पर ऑप्शन होगा पोलो महोत्सव। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो पोलो महोत्सव है इसके बारे में बात करें तो ये जो है भादो माह की, जो आपका भादो महीना होता है उसकी अमावस्या को इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, इस उत्सव को मनाया जाता है। इसमें बैलों का पूजन किया जाता है, बैलों का सम्मान किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो बैल खेती में किसान का साथ देते हैं, उस बैलों को, उन बैलों को यहां पर इस धन्यवाद ज्ञापन किस उत्सव के द्वारा, पोलो महोत्सव के द्वारा उनका थैंक्स गिविंग किया जाता है। यहां पर एक और पॉइंट देखिए, काला घोड़ा कला महोत्सव एक इंपॉर्टेंट महोत्सव है। किसका, ये आपका मुंबई में ये वार्षिक मनाया जाता है। वार्षिक महोत्सव है मुंबई का काला घोड़ा कला महोत्सव। मुंबई का वार्षिक कला महोत्सव कौन सा है, काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहां का है। राज्य पूछे तो महाराष्ट्र का ही है। कहां का है, महाराष्ट्र का। आई बात समझ में। पोलो महोत्सव के बारे में पता चल गया कि भादो माह की अमावस्या को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, जो किसानों की सहायता करते हैं, किसानों का साथ देते हैं, जो बैल, उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो मास और मार्केसिया वनस्पति है ये किस वर्ग के अंतर्गत आती है। यहां पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो मास और मार्केसिया है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात करें कि ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत किस प्रकार के पौधे आते हैं, तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का, किसका, वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग है। और इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक सवन ऊतक नहीं होता। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, वे पौधे आते हैं जिनमें क्या नहीं होता, नोट कर लेना साथ साथ, जिनमें वास्तविक सवन ऊतक नहीं होता, वास्तविक सवन ऊतक नहीं होता।
इस प्रकार के पौधे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे तो यहां पर प्रश्न में आपका एग्जाम्पल दिया गया है, मास और जो मार्केसिया है ये ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर से बता रहा हूं, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है। आई बात समझ में? चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। अब जीवाश्म ईंधन जो होता है, सबसे पहले तो बात यही आती है कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जो पेड़ पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो लाखों वर्षों तक जमीन के जो नीचे दबे रहते हैं, वो क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब प्रश्न क्या है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें, तो इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो दहन प्रक्रिया है उसकी जो दक्षता है, दहन प्रक्रिया की जो दक्षता है, उस दक्षता में वृद्धि करके जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह भी एक तरीका है क्या करने का? जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने का। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? किसकी बात कर रहे हैं हम? जागोई भारतीय नृत्य की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जागोई भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? इसमें हम बात करें तो आपका जो है मणिपुरी नृत्य आएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का है। और जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसकी एक प्रमुख शैली है? ये मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। यहां पर देखिए हम बात करें, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट आता है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। नोट कर लेना साथ साथ। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु। इसके बाद आपका आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहां का आपका? ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ओडिसी। नाम से ही पता चल रहा है, सभी को पता होगा। कहां का है? ओडिशा का। कहां का? उड़ीसा का। जो भरतनाट्यम है वो कहां का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ओडिसी ओडिशा का। एक आपका आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अब ये मोहिनी अट्टम कहां का है? ये है केरल का। कहां का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। तो ध्यान रखना, मणिपुर कहां का है? मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। और उसकी एक प्रमुख नृत्य शैली की बात करें तो वो है आपकी जागोई भारतीय शास्त्रीय मणिपुर की एक नृत्य शैली है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी की बात करें तो ओडिशा का। और मोहिनी अट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यह है केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनमें पूछा है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, सबसे पहले उसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 1985 से 90 तक। 85 से 90 तक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होगी। 85 से 90 तक क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद प्रश्न में पूछा क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मेन टारगेट क्या था? तो क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? या करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसके बाद 90-91 एक ईयर की स्कीम आई थी, योजना आई थी, फिर 91-92 फिर एक ईयर की स्कीम आई थी, उसके बाद 1992 से अगली वाली 97 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि कहाँ कहाँ गैप दिया गया था, कहाँ कहाँ एक एक ईयर की स्कीम योजना लाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रिक्त स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए ये कुछ योजनाएं दी गई है, कुछ स्कीम दिए गए हैं कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत इनमें से कौन सी योजना है, तो कौन सी आपकी, पहले तो हमारा आंसर जो है वो देख लेते हैं, ऑप्शन सी होगा समर्थ योजना। कौन सी योजना, समर्थ योजना। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना आती है, समर्थ योजना आती है। और इस योजना की जो कार्यान्वयन अवधि है वो 2024 है। कौन सी है, 2024। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में वस्त्र उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाना या देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना। किस योजना का उद्देश्य है, समर्थ योजना का, जिसकी कार्यान्वयन अवधि कितनी है, 2024 तक। कब तक है, 2024 तक। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कौन से मौर्य राजा थे जिनके शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। क्या होगा, अशोक। ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करें अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का था। शासन की अवधि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। अब बात आती है कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, उस राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष, 8वें वर्ष, लगा लीजिए 261 ईसा पूर्व। कौन सा, 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, कलिंग युद्ध। कौन से शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है कलिंग युद्ध की, 13वें शिलालेख में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो किस में, 13वें शिलालेख में। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया यहां पर कलिंग युद्ध। ठीक है। अब इसमें क्या था कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी, तोसली थी। तो लिखिए उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। और तोसली किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए। तोसली किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहां तक पता चल गया। इसके बाद जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ कि बहुत रक्तपात हुआ, बहुत से सैनिकों की जान गई। इससे अशोक के मन में घृणा सी उत्पन्न हो गई युद्ध के प्रति। तो उसने क्या किया, बिहारी घोष को त्याग कर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहारी घोष को त्याग कर क्या अपना लिया, धम्म घोष अपना लिया। कहने का मतलब धर्म का मार्ग अपना लिया, धर्म की नीति अपना ली। किस युद्ध को देखने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, बिहारी घोष त्याग कर धम्म घोष अपना लिया। अब यहां पर जो मैंने बताया उसकी शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब बात आती है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी कब, 322 ईसा पूर्व। कब की थी, 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था गणानंद। क्या नाम था, नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद था। उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है। प्रश्न क्या था कि किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था।
हमारा आंसर था अशोक, जिसके बारे में हमने पढ़ा शासनकाल था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जो अशोक का राज्याभिषेक का 8वां वर्ष है, उसमें क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध, जो कलिंग था, उस कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी। और तोसली किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इन सब की जो जानकारी है वो कहां पर मिलती है, 13वें शिलालेख में मिलती है। इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम घोष को अपना लिया था। अब बात आती है कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, या मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके स्थापना की थी। यहां तक सब कुछ क्लियर। चले अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में, जो तपन कुमार पटनायक थे, उन्होंने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो किस नृत्य शैली में जीता था, छऊ नृत्य शैली में। ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तपन कुमार पटनायक, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। कब किया गया, 2022 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये जरूर ध्यान रख लेना। और इनको, जो तपन कुमार पटनायक है, इनको जो छऊ नृत्य शैली है, इस छऊ नृत्य शैली में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भाग 5 में है और आर्टिकल की बात करें राष्ट्रपति के 52 से 62 तक है। और 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 में है। इसके साथ ही आर्टिकल 53 कहता है कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके बाद बात करें आर्टिकल 61 की, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और ये महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर यह महाभियोग लगाया जाता है, जो कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ बात करें कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की बात करें तो आपका यह आर्टिकल 110। ठीक है, इसके बाद बात करें आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद 70 में न हो। यह शक्ति प्राप्त है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। इसी के साथ बात करें आर्टिकल 108, जो भी मैं बता रहा हूं वो राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुला सकता है, लेकिन ध्यान रखना उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये बैठक बुलाई जाती है यदि किसी विधेयक के प्रति दोनों की नाराजगी हो या उनकी सलाह मशवरा करने के लिए दोनों की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब प्रश्न क्या था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका किसका, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, तभी ये चुनाव लड़ पाते हैं।
ठीक है। अब कौन कौन भाग लेते हैं? सबसे पहले तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी राज्य विधानसभा, जो विधानसभा इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। पहला है केवल राज्यसभा के सदस्य, जो कि गलत है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की, भाग 5 में है। आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित पूछे तो 52 से 62 तक है। 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। 61 महाभियोग हो गया। 110 धन विधेयक, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। 123 अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद 70 में न हो। और 108 जो लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग बुला सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे चलें तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित है? किसकी बात कर रहे हैं? जो नोट हैं, जो नई श्रृंखला के नोट चालू हैं, उन पर 2000 रुपए के नोट पर, बैंक नोट पर पृष्ठभाग पर रिक्त स्थान का चित्र है। किसका चित्र है? सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, मंगलयान का चित्र है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। किसका चित्र है? मंगलयान का चित्र है। इसके बाद बात करें, और भी आपसे पूछा जा सकता है, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। कोणार्क के सूर्य मंदिर का। और ये कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है 10 रुपए के नोट पर। 20 रुपए के नोट की बात करें तो एलोरा की गुफाओं का चित्र है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफा। कहां पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, इसके बाद बात करें, 20 के बाद आपका आता है 50 रुपए का नोट, उसके बाद आता है आपका 100 रुपए का नोट, फिर 200 और एक 500। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। क्या है? हम्पी का पत्थर से बना रथ का चित्र है। पत्थर से बना रथ का चित्र है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। 100 रुपए, आपको 100 रुपए दिख जाए तो क्या होगा? वाव। कितने रुपए? 100 रुपए। तो वाव लगा लीजिए, रानी की वाव। 100 रुपए पर किसका है? रानी की वाव। कहां पर है? गुजरात में। यह भी ध्यान रखना साथ साथ, कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 200 रुपए, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, 200 रुपए पर किसका है? सांची का स्तूप। 500 रुपए, लाल किला दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। और 2000 नोट पर किसका है? मंगलयान का। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का है, जो कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। इसके बाद 100 रुपए, वाव, ध्यान रखना, रानी की वाव किसके नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर। और कहां पर है? गुजरात में। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश का चित्र अंकित है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला दिल्ली वाला स्थित है। किस पर? 500 रुपए के नोट पर। और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। आई बात समझ में? इनको याद कर लेना अच्छे से, आपके लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? जो भारतीय संविधान का मूल लेख था, या मूल संविधान बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो कितने थे? आपका सबसे पहले आंसर क्या होगा? 395। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। यहां पर हम बात करें 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, जो इसी से रिलेटेड, ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि एक अस्थायी सदस्य थे। क्या थे? अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष बने थे इसके। ठीक है, उसके बाद दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक जो है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। यहां तक समझ में आया। इसके बाद जो संविधान अंगीकृत हुआ वो हुआ था आपको 26 नवंबर 1949 को। संविधान क्या हो गया था? अंगीकृत हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये क्या हो गया? लागू हो गया। इसी को बोलते हैं मूल संविधान। इसमें क्या था? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या देखें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ये जरूर ध्यान रख लेना। कहीं पर आपको 395 की जगह 470 भी मिलेगा, जो कि गलत है। आर्टिकल कितने हैं? 395। उनमें संशोधन होकर ए बी वैसे बना दिए गए, उनको ऐड थोड़ी होगा, वो थोड़ी 470 बन जाएंगे। तो आर्टिकल कितने हैं? 395। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद बात करें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था संविधान, जिसमें लगा था टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता? तो सबसे पहले बात करें हमारे आंसर की तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो आर्टिकल 20 और 21 है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता का अधिकार इसके अंतर्गत 19 से 22 के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21, 20 में क्या है? अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है। किस? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में क्या किया गया है? व्यक्तिगत और जीवन, या फिर बोल सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया। किसमें? 20-21 में। किसमें? 21 में। मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। किसमें है? आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो वो कौन थे? मिहिर सेन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्यान रखना, इस प्रश्न में ही बहुत से प्रश्न छिपे हुए हैं। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो मिहिर सेन थे वो 1958 में डोवर से कैलिस तक जो इंग्लिश चैनल था उसको पार करने वाले क्या थे? पहले भारतीय। इसी के साथ देखिए, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 1966 में
एक कैलेंडर वर्ष अर्थात एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। कौन बने थे? मिहिर सेन। कौन बने? मिहिर सेन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये कौन सी रेखा होती है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, कौन सी रेखा है। क्या कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि कर्क रेखा है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा को। मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लिख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे ये रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी राजस्व प्राप्तियां होती है? राजस्व से प्राप्त ऐसी किस प्रकार की प्राप्तियां होती हैं जिन पर क्या नहीं होता? सरकार का दावा नहीं होता। तो उनको क्या बोला जाता है? गैर प्रतिदेय बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिन पर सरकार का दावा होता है वो क्या होती है? प्रतिदेय कहलाती है। और जिन पर सरकार का दावा नहीं होता वो क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय कहलाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2016-17 में 17-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? कौन सी ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो किसने जीती थी? कर्नाटक ने। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसको क्या बोला जाता है? रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से विजय हजारे ट्रॉफी को जाना जाता है। और किस राज्य ने जीती थी? कर्नाटक ने जीती थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? जो अरेबिका कॉफी है वो किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो अरेबिका कॉफी है वो भारत में किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में। कॉफी बोर्ड की बात करें हम तो कॉफी बोर्ड कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में। और भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है। इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? संपूर्ण जनगणना, ये जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रश्न का ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रश्न से इसी प्रकार के आंसर बनते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें लिखा गया है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो कब की गई? 1881 में। ऑप्शन डी
करेक्ट होगा। अब 1881 क्यों आया? क्योंकि यहां पर लगाया गया संपूर्ण जनगणना। क्या? संपूर्ण या नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में। यदि आपसे प्रश्न पूछे किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत संपूर्ण जनगणना हुई थी। अब बात करें कि भारत में शुरुआत हुई थी 1872 में। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। ध्यान रखना, जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और यहां पर संपूर्ण जनगणना कब की गई? ये की गई 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय की गई। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़े। कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्लासेज है वो आप तक पहुंच सके, आप उनका फायदा उठा सके, एग्जाम अच्छे तरीके से कर सके। और आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपकी क्लासेज रेगुलर आने वाली। धन्यवाद।